देखो अभी हम सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं और उसमें सॉल्यूशन में क्या है कि जब भी पढ़ोगे ना तो ये होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ोगे। सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे ही मिक्सचर की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि मिक्सचर को एक बार समझ लेते हैं। मिक्सचर में आपको पता है 2 या 2 से जो है ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिलाएँगे और उसी का जो भी बनेगा वो मिक्सचर बनेगा। ठीक है? और मिक्सचर के बारे में आगे आप लोग पढ़ भी चुके हो। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि मिक्सचर एक होगा होमोजीनियस होमोजीनियस और दूसरा तुमने पढ़ा होगा हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस। अब समझना कि जो होमोजीनियस है इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है कंपोनेंट सारे, और हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे हेट्रोजीनियस का एग्जांपल देखो, सेंट, और मान लो सेंड में तुमने वाटर मिला दिया तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और होमोजीनियस में क्या है, जैसे सॉल्यूशन सॉल्यूशन में एक एग्जांपल ले लो, चीनी का ले लो, शुगर ले लो और प्लस वाटर ले लो, तो ये क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम सॉल्यूशन की बात जब भी करेंगे, हम लोग जब भी करेंगे तो इसकी बात करेंगे तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। देखो अब ये एनसीईआरटी जब शुरू करोगे पढ़ना ना तो इसमें क्या होगा कि मिक्सचर के डेली लाइफ में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो वही लिखा है, प्योर सब्सटेंस को मिक्स करोगे, ये मिक्सचर का 2 और मोर प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिए हुए इसमें, जैसे मान लो ये दिया हुआ है ब्रास। तो अब ब्रास क्या है? ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, एलॉय है। ठीक है, और ये देखो जर्मन सिल्वर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा सिल्वर जिसमें सिल्वर ना हो, तो एक्चुअली वो है जर्मन सिल्वर, यानी जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का बना होता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, इसलिए सारी लाइन को देखते जाना जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ब्रॉन्ज, ये क्या है? ये मिक्सचर है कॉपर और टीन का। तो ये तीनों को एकदम याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखना कि हम लोग बात करेंगे कि अगला है कि देखो फ्लोराइड में अगर 1 ppm का अगर 1 ppm रहा, ppm के बारे में हम लोग बाद में करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो ppm अगर 1 ppm रहा तो उसमें क्या है, ये टूथ का डीके को ये क्या करता है, रोक देता है। तो अच्छी बात है ना। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा 1.5 ppm है तो ये देखो टूथ को नुकसान पहुंचाता है। मोटल्ड टीथ को काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। और हाई कंसंट्रेशन अगर और हो जाए, इससे भी ज़्यादा हो जाए तो ये काफ़ी पॉइजनस होता है। अब देखो फ्लोराइड के 1 ppm, तो ये क्या हुआ, टीथ डीके को प्रिवेंट करता है। अगर 1.5 है तो टीथ को हानि पहुंचाता है, और यदि हाई कंसंट्रेशन है तो पॉइजनस होता है। एकदम ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो सोर्स है वो सोडियम क्लोराइड है, और आपको पता है जो सोडियम क्लोराइड है ये यूज होता है किसमें? रेड पॉइजन में भी यूज होता है सोडियम फ्लोराइड। ये देखो इसी तरह रेड पॉइजन में, तो ये हमको ध्यान में रखना है। और इंट्रावेनस इंजेक्शन में भी हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि प्लाज्मा का भी क्या होगा, ब्लड में मिनरल्स होते हैं ना, तो उसको खास करके दोनों के आयनिक नेचर को हम लोग इक्वेट करते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा हम लोग NF मिला देते हैं। ठीक है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे इसमें इधर लिखा हुआ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम लोग वेपर प्रेशर, ठीक है, और सॉल्यूशन का स्टडी करने वाले हैं, तो ये सब हम लोग आगे करने ही वाले हैं। कंसंट्रेशन टर्म हम लोग को सीखना पड़ेगा, तो देखते हैं आगे। अब है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया। तो देखो सबसे पहले हमने पहले ही चर्चा किया था कैसा ये होमोजीनियस मिक्सचर है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के। कहीं भी दिक्कत होगा ना आप हमें मैसेज करना, ठीक है, मैसेज कर देना ताकि हम आपको अच्छे से और समझा पाएँ। मैं तो ऐसा करूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को अलग से टाइम दे करके अलग से ऑनलाइन जुड़ जाना ज़ूम पे, और वहीं पे मैं बता दूँगा अच्छे से, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब देखना आगे होमोजीनियस मिक्सचर का मैंने चर्चा किया था ना। अब क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर तो होता ही है, लेकिन उसके साथ-साथ एक कंडीशन भी होता है सॉल्यूशन में। कंडीशन क्या होगा? जो फिजिकल कंडीशन होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हमेशा। टेम्परेचर कैसा होगा? देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और देखो एक्चुअली प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। ये जो हमारा है ना प्रेशर, पी से प्रेशर हो गया, और ये भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी सॉल्यूशन की बात होगी, होमोजीनियस मिक्सचर अगर उसका जो फिजिकल कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर तुम बोलोगे अलग अलग हो जाएगा तो फिर क्या होगा?
प्रॉपर्टी बदल जाती है सॉल्यूशन की। अब देखो सॉल्यूशन में हमेशा कंपोनेंट दो रहेंगे ना, तो एक होगा कि जो लार्ज अमाउंट में होगा, मान लो ज़्यादा अमाउंट में, तो ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो सॉल्वेंट है, जो लेस अमाउंट में होगा वो सोल्यूट है, जो अदर है यानी लेस अमाउंट में है। अब देखो हम लोग को आईटी तक के सिलेबस में, बोर्ड आईटी सब के सिलेबस में हम लोग को मात्र बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ने हैं, यानी टर्सरी सॉल्यूशन नहीं पढ़ने हैं जिसमें 3 कंपोनेंट हो, या क्वाटरनरी सॉल्यूशन नहीं पढ़ने हैं जिसमें 4 कंपोनेंट हो। तो हमें सिर्फ बाइनरी मतलब दो का कंपोनेंट का ये मिक्सचर होगा। तो एक इसमें क्या होगा, 1 सॉल्यूट होगा, हमेशा 2 कंपोनेंट में 1 सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, 1 सॉल्वेंट होगा। ठीक है, 1 सॉल्वेंट एंड 1 सॉल्यूट, ये ध्यान रखना। तो तुम्हें ये पता है ये लेस अमाउंट में रहेगा और ये मोर अमाउंट में रहेगा, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे है कि कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की चर्चा की गई है। अब देखो गैस और गैस दोनों को मिलाया है, यानी ऑक्सीजन और मान लो नाइट्रोजन को तुम मिला रहे हो। ठीक है, दोनों को मिलाओगे तो गैस गैस का क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। लिक्विड और गैस को मिलाओगे तो एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म। ये सब एग्जांपल को तो ध्यान रखना, यहाँ से भी नीट क्वेश्चन बना देता है। सॉलिड और गैस, यानी आपने गैस में किसको मिला दिया, सॉलिड को, तो ये देखो कैम्फर, कैम्फर मतलब तो कपूर, याद रखना, कपूर किसमें आपने नाइट्रोजन गैस में डाल दिया, तो सॉलिड इन गैस। ठीक है, अगला है लिक्विड सॉल्यूशन। देखो लिक्विड सॉल्यूशन में सारे सॉल्वेंट क्या होंगे, लिक्विड होंगे। तो सबसे पहला देखो ऑक्सीजन और डिजोल्व इन वाटर। अब ये तुम्हें बार बार पता है कि सर ये तो बायोलॉजी में लिखते हैं पॉन्ड में ऐसा होता है, रिवर में होता है। अगर ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगा तो क्या होगा, मछलियाँ मर जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये हो गया, लिक्विड को लिक्विड में इथेनॉल और वाटर को मिला दो। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड जैसे ग्लूकोज या शुगर डिजोल्व इन वाटर, तो ये क्या है, आपने लिक्विड में सॉलिड को मिला दिया तो ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखो सॉलिड सॉल्यूशन में, देखो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, एलवाई आएगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, एलवाई आएगा। एलवाई में जैसे एग्जांपल देखो सॉलिड इन सॉलिड, ये है ना, ये एलवाई है। ठीक है, एलवाई। अब इसमें ब्रास पड़े थे, ब्रॉन्ज पड़े थे, जिरकन सिल्वर पड़े थे, सारा आ जाएगा इसी में, सॉलिड इन सॉलिड। अब देखना अगला क्या है, अगला लिक्विड। ठीक है, सॉलिड में डालोगे कैसा, देखो अमलगम ऑफ मरकरी है ना, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, तो उसको अपने सोडियम ज़्यादा है उसमें थोड़ा सा आपने मरकरी डाल दिया, तो ये हो गया सोडियम अमलगम। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। और गैस इन सॉलिड, तो ये हो गया देखो हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये तुम पढ़ोगे सीधा हाइड्रोजन और पैलेडियम, कभी प्लेटिनम ऐसा करके पढ़ोगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस करता है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, ये बाद में तुमको ऑर्गेनिक में ये बार बार मिलेगा। ठीक है, हम लोग अब आगे चलते हैं कि सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कैसे करें। देखो कभी भी क्या होगा कि सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सोल्यूट का रिलेटिव अमाउंट देखते हैं। जैसे मान लो चीनी और पानी दोनों मिलकर तूने क्या बनाया, शरबत बनाया, तो मैं बोलूँगा कि चीनी की मात्रा जो है वो कितनी है, अब कितनी है, तो पानी में कितनी है, कभी बोल देंगे शरबत में कितनी है। तो ये जो डिफाइन करने का तरीका है ना, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब क्या है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ, जब भी हम लोग रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखेंगे किसमें, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलेंगे, देखो कंसंट्रेशन, क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। या कंसंट्रेशन को डिफाइन भी किया गया है थोड़ा सा, तो उसको ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पढ़ाया गया सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होगी। ठीक है, और मान लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये लिखा है लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हम बार बार ध्यान में करेंगे। अगला है हमारा कि कंसंट्रेशन जब भी पढ़ोगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार बार बनता है, कैसे, विदाउट वी, विथ वी और विदाउट वी, यानी वॉल्यूम टर्म में रहेगा कुछ में और कुछ में वॉल्यूम टर्म नहीं रहेगा। ठीक है, जिसमें वॉल्यूम टर्म रहेगा याद रखना उस वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, हमेशा कैसा होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं रहेगा वो यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ये ध्यान में रखना है। अब एग्जांपल देखो, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम टर्म है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम टर्म है, मोलरिटी में पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो वहाँ भी हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे। और नॉर्मलिटी में भी क्या होता है, वॉल्यूम रहता है। तो ये सब सारे क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, जबकि ये सारे जो टर्म है
मास बाय मास या वेट बाय वेट, मोलैलिटी, ये मोलैलिटी है, याद रखना, ये क्या है मोलैलिटी, और ये क्या है मोलैरिटी। तो मोलैलिटी, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ppm, और ये देखो ppm, और यहाँ ppb भी लिख लेना, ppp, ठीक है। तो अगला हम लोग इस सब को डिस्कशन करते हैं, ये तुमको लिखा हुआ है पूरा एनसीईआरटी में। देखो पहला है मास परसेंटेज, देखो पहला क्या है मास परसेंटेज, ठीक है, यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज को वेट बाय वेट परसेंट या मास बाय मास परसेंट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ। अब देखो इसमें क्या करेंगे, वेट बाय वेट परसेंट में मास ऑफ हम लोग सॉल्यूट लेंगे डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ मास ऑफ कंपोनेंट लिखा है ना, यहाँ सॉल्यूट भी लिखोगे, तो मास ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसा करेंगे तो हमें मास बाय मास मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कभी एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पे कि 10%, अब क्या देखो 10% ग्लूकोज लिख दिया है, ठीक है, और ये लिखा है दिस इज द मास बाय मास, ऐसा लिखा हुआ है। इसका क्या हुआ, जैसे 10% 10/100 होगा, तो देखो इसमें 10 ग्राम क्या होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया, 10 ग्राम क्या हुआ ग्लूकोज, और 100 ग्राम जो होगा 100 ग्राम वो पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब वाटर कितना होगा, वाटर अगर निकालोगे तो 100 माइनस 10, ठीक है, और ये होगा 90 ग्राम, यानी वाटर हो जाएगा 90 ग्राम। इसी को समझाया गया है, अच्छा से समझ लेना। अगला हमारा है यानी वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम परसेंट भी वैसा ही है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट या सॉल्यूट लिख दो बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को भी समझाया है इथेनॉल सॉल्यूशन एंड वाटर के साथ, तो ये 10% इसमें समझाया है कि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो कैसे समझोगे, इसी को 10 बाय जो समझाया एनसीईआरटी में, देखो 10/100, तो इतना अगर ml मान लिख दिया मैंने, ये ml यहाँ भी होगा, यहाँ भी ml, तो अब क्या है, ये पूरा सॉल्यूशन हो गया 100 ml, और ये 10 ml हो गया सीधा सॉल्यूट। तो अब मान लो यहाँ पूछा गया है इथेनॉल, तो इथेनॉल कितना हो गया 10 ml, 10 ml क्या हो गया इथेनॉल हो गया, 10 ml ऑफ इथेनॉल, ठीक है। और दूसरा लिखा है पूरा टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 100 ml, ठीक है। तो अगर वाटर पूछ देगा तो 100 माइनस 10 तो 90 ml हो जाएगा, तो ये सब भी तुम्हें पूछा जाएगा। अच्छा एक आध चीज़ और देख लो जो ये मिस हो गया, छूट गया था, कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, ये वाला देखो मास बाय मास में जो है क्या क्वेश्चन बना सकता है, परसेंटेज, ये देखो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में और ब्लीचिंग, देखो ये पूछा है, ये है कॉमर्शियल ब्लीचिंग में किसका यूज़ करते हैं हम लोग, सोडियम हाइपोक्लोराइट का, ये ध्यान में रखना, ये छूट गया था उसको डिस्कस कर लेना, ठीक है। और इसी ढंग से यहाँ भी एग्जाम्पल दिया है, देखो कैसा एग्जाम्पल है, इथिलीन ग्लाइकोल, बहुत फेमस एग्जांपल है इथिलीन ग्लाइकोल, जो एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में यूज करते हैं, यूजिंग कार कूलिंग, देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बनाया भी है क्वेश्चन। और कंसंट्रेशन ऑफ एंटीपी लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो हमें ये याद ये करना कि जो एंटी फ्रीज में इथिलीन ग्लाइकोल का यूज होता है, ठीक है। अगला देखो इसमें अगला कंसंट्रेशन टर्म जो हमारे पास है ना, वो है मास बाय वॉल्यूम, देखो यहाँ वेट या मास बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अनदर यूनिट इज कॉमनली यूज फॉर मेडिसिन में यूज करते हैं, फार्मेसी यूज है वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। तो अब इसको भी समझाया गया है, तो इसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व रहेगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको भी ऐसा ही है, देखो इसको अगर मास बाय वॉल्यूम अगर करोगे, जैसे वेट बाय वॉल्यूम यदि करोगे, परसेंट तो निकालोगे, तो ये क्या होगा, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और ये ग्राम में होगा, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसा लिखा रहेगा इनटू 100, तो ये ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। अगर ये निकालना है तुम्हें ये निकाल लेना, ठीक है। अगला है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जब भी यूज करेंगे ना, जब ट्रेस क्वांटिटी में बहुत ही छोटा मात्रा में, ठीक है, सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, उस समय में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन, और उससे भी यदि कम हो गया तो पार्ट्स पर बिलियन यूज करते हैं। देखो मिलियन कितना होता है 10 टू द मिलियन, अगर होगा 10 टू द पावर 6 का होता है, तो वैसा ही फॉर्मूला रहेगा पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, तो ये क्या होगा हमें ये ग्राम में रहेगा, तो इसलिए ये बताया था टेम्परेचर क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है,
और अगर मान लो पी करना है, कभी मान लो पी पूछ दिया तो ये सेम फार्मूला होगा लेकिन 10⁹ होगा, क्योंकि बिलियन होता है 10⁹ का, ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो इसी में थोड़ा सा कभी कभी और कंफ्यूज करेगा तुमको कि यही है कि जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर, पॉल्यूशन वाले टर्म इसको बहुत यूज करते हैं, म्यू ग्राम पर ml या इसी को ppm बोलते हैं, माइक्रोग्राम, ठीक है। तो अगला हम लोग चलते हैं, आगे है मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन कभी भी निकालेंगे ना, नंबर ऑफ मोल निकलेगा। मान लो ए और बी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है, मान लो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट आपके हो गए, एक सॉल्यूट हो गया, एक क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब देखो सॉल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है, तो अब देखो दोनों का फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ये हो गया ए और ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो फ्रैक्शन जब भी निकालते हैं ना, अब देखो जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ निकालना है, ए का निकालना है, तो क्या होगा, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी Na प्लस Nb। तो इसी को निकाला गया, ये देखो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले मोल निकाल देना और उसका जिस कंपोनेंट का बोलेगा, ए का बोलेगा ए के रिस्पेक्ट में फ्रैक्शन निकाल देंगे, अगर बी का पूछेगा तो बी के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, और सारे ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। अब देखो इसी में लिखा है कि जो सम होगा, इतने कंपोनेंट अगर मान लो तुमने उसका सॉल्यूशन बनाया ना, सभी कंपोनेंट के मोल का जो फ्रैक्शन का कंपोनेंट होगा, सारे का एडिशन जब करोगे, सम करोगे ना, तो टोटल सम क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर दो कंपोनेंट तो दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। इसी तरह से सारा मोल फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा है तुमसे यहाँ पे एनसीईआरटी ने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है, और 20% है, ये 20% है, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100, ठीक है। और देखो बाय मास दिया है, यानी इतने ग्राम लिख देते हैं और यहाँ पे भी ग्राम कर देते हैं। अब तुम्हें इथिलीन ग्लाइकोल कितना है, सीधा सॉल्यूट हो गया 20 ग्राम। अगर मैं बोलूँ कि वाटर कितना है, क्योंकि वाटर में डिजोल्व कर रहा है, तो 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम, तो वाटर हो गया 80 ग्राम। तो 80 ग्राम वाटर हो गया, इसलिए इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया 20 ग्राम। अब उसी को निकाला गया, इथाइलिन ग्लाइकोल का ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 62 इसका मोलर मास निकाला और फिर मोल निकाल लिया, गिवन मास, मोल निकालना आता है सबको, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये आपका इतने मोल निकल गया इथाइलिन ग्लाइकोल। दूसरा है मोल्स ऑफ वाटर। अब वाटर कितना है देखो, 80 हम लोगों ने निकाला, 80 ग्राम डिवाइड बाय 18, क्योंकि 18 होता है मोलर मास ऑफ वाटर, दोनों को डिवाइड किया, इतना मोल निकला। अब फ्रैक्शन निकालना है, इसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो ये फ्रैक्शन निकल गया, ये देखो, ठीक है। इसको अच्छे से कैलकुलेट करना। और वाटर का भी निकलना है, तो वाटर डिवाइड बाय टोटल, तो ये निकल गया। कभी कभी मान लो तुमको ये निकाल दिया, तूने मान लो ये वाला निकाल दिया ना, तब इसको निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 1, क्योंकि दोनों का टोटल सम कितना होगा, 1 होगा, तो 1 में इतना माइनस कर देना, जैसे माइनस करेगा तो वही आंसर आया सेम। तो ऐसे भी हम लोग ईजी वे में निकाल सकते हैं। अगला देखो इसमें क्या है, मोलरिटी। देखो इसी को ध्यान में पढ़ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमें ध्यान में रखना है। देखो 1 लीटर को क्या लिखा है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, यानी डेसीमीटर क्यूब लिखा है, तो हमेशा याद रखना है इसको। तो आगे क्या है, इसी को मोलरिटी को समझाया गया है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे भी निकालोगे, मैं थोड़ा और बता देता हूँ। इसी को मान लो फार्मूला बनाते हो, यदि ml में दिया रहे तब क्या करोगे, तब मोलरिटी, देखो कैपिटल M, मोलरिटी को हमेशा कैसे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं, सिम्बलाइज करते हैं, ध्यान में रखना। तो अब मान लो मुझे अगर मोलरिटी निकालना होगा, तो कैसे इसका फार्मूला एक और बता देते हैं। तो M इक्वल टू होगा, देखो दिस तो मोल ऑफ सोल्यूट, तो मैं लिख देता हूँ वेट बाय मोलिकुलर वेट या मोलर मास, ये हो गया मोल का, इंटू 1000 बाय VmL, किसका, सॉल्यूशन का। तो ये भी फार्मूला ध्यान में रखना, ये फार्मूला हो गया, ठीक है, ये मोलरिटी का फार्मूला। और ये भी तो हो गया, ये भी फार्मूला तुमको मिल गया, तो दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब NaOH डिजोल्व पे ये सब पूछा गया है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना, दिक्कत होगा तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करके मैसेज में करना, फिर से मैं बता दूंगा इसको भी। अगला क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 5 ग्राम ऑफ NaOH और 450 सॉल्यूशन। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, ml में दिया ही है तो मैं फार्मूले यूज़ कर देता हूँ। देखो
इसको मैं क्वेश्चन को इस फार्मूले पे ले आता हूँ। तो देखो m इक्वल टू हमने लिखा अभी वेट या मास कितना दिया 5 दिया। मोलर मास NaOH का बताना, इससे कितना होता है 40 होता है ना, मोलर मास 40 होता है NaOH का। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है देखो 40 कैसे 23 + 16 + 1, ये हो गया 40। 40 लिख देना इंटू 1000 लिख देना और डिवाइड बाय VmL कितना हो गया देखो 450 ml दिया, 450 दिया हुआ। अब इससे हम लोग क्या हुआ मोलरिटी निकाल लेंगे, इसने कैलकुलेट किया है तो हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, इन्होंने मोल अलग निकाला फिर वही चीज़ किया, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इसने भी कैलकुलेट करके उतना ही आंसर लिया है। तो मोल पर लीटर लिखो या DM क्यूब डेसीमीटर क्यूबिक पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा मोलरिटी को ध्यान रखना। और क्वेश्चन को इसको मैं अलग से भी क्लास करके पढ़ा दूंगा, लेकिन आप डिमांड करोगे तब। ठीक है, मोलरिटी, अब लास्ट हम लोग मोलरिटी पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं इसको। मोलरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या है सोल्यूट, तो यहाँ तक ही रहेगा, लेकिन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट एकदम ध्यान में रखना, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ सॉल्यूशन था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तो सेम है, लेकिन पर किलोग्राम पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, और मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, देखो सिम्बलाइज करते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर तुम्हें मान लो ग्राम में दिया है, उसका फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ। m इक्वल टू ये हो गया देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखोगे तो वेट या मास जो भी लिखो बाय मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलर मास भी बोल सकते हैं उसको, इनटू क्या होगा 1000 बाय W, कैपिटल में लिख देता हूँ सॉल्वेंट का W ग्राम, जो कि हम लोग ग्राम वाले कर देते हैं क्योंकि केजी में था, 1000 से मैंने किया, उसी तरह ग्राम आ जाए, इतने ग्राम ऑफ, ये देखो स्मॉल वाला सोल्यूट का मास हो गया और कैपिटल W जो है ये सॉल्वेंट का हो गया, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, मोलरिटी का, तो इसे हमको ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पूछ दिया, देखो ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड इन इतने ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो वही फार्मूला हम लोग यूज कर देते हैं, देखो यही क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूला से बना लेते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ देखो 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड, तो ये हो गया m इक्वल टू 2.5 ग्राम इथानोइक एसिड। अब इथानोइक एसिड का CH3COH है, तो इसका अगर मोलर मास निकालोगे तो 60 आएगा इंटू 1000 डिवाइड बाय W ग्राम, वो दिया है बेंजीन है सॉल्वेंट 75 ग्राम। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ भी अच्छे से अपने से सॉल्व कर लेना, तो ये आ रहा है 0.556 मोल पर केजी। ठीक है, यानी इस तरह से हमारा मोलरिटी निकल जाएगा। तो ध्यान रखोगे कि मोलरिटी क्या है, सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना शुरुआत से। मैं कंसंट्रेशन टर्म से एक चीज़ और देख लेना, यहाँ पे एक लास्ट में जो सेंटेंस है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, जो हमने पहले ही बता दिया, फिर भी एक बार रीडिंग मार लो इसका। कैसे रीडिंग मारना है देखो, डिटेल यहाँ क्या, मास परसेंट ppm मोल फ्रैक्शन मोलरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वेयर एज मोलरिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये पूरा मैंने दिया। और देखो वॉल्यूम डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट, मास डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम करेगा। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो सारे कंसंट्रेशन टर्म जितने थे सारे डिस्कशन हो गए अच्छे से NCERT के, तो ये कर लेना। ठीक है, अब आगे देख लेना सर एक बार अपने से, मैं एक बार दिखा दिया, एक बार ये है देखना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग मैसेज करोगे तो इंस्टेक्ट क्वेश्चन का अलग से मैं सॉल्यूशन करके, ठीक है, एक वीडियो इस पे बना दूंगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग सोल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं और इसी में हम हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ थोड़ा सा पढ़ के रखना, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा ना, मैं इंडिविजुअली अलग से बच्चों को जो है मैं फ्री में गाइड करूँगा, तो इसलिए आप लोग जैसा देखोगे उस ढंग से हमें आप लोग रिप्लाई करना। थैंक यू।